फिक्स रहेगा। CBT 1 को कैसे तैयारी करना है, CBT 2 को कैसे तैयारी करना है। हमारा जो पोस्ट है वो सीनियर CCTC का पोस्ट, बुकिंग क्लर्क होते थे, TT होते थे, पार्सल क्लर्क होते थे, गुड्स। हम लोग जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे क्योंकि कई बार होता है कि लोगों का बस पहला क्राइटेरिया होता है कि हम किसी तरह नौकरी पाले। बिल्कुल। और नौकरी पाने के बाद रोने लगते हैं कि अगर किस डिवीजन में आपका सिलेक्शन हुआ था? बहुत सारे डिवीजन है। गोरखपुर डिवीजन से CBT 1 में। और तो जीके से स्टार्ट करते हैं। पहला सैलरी से रिलेटेड, जो कि आपके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, कितना होता है और क्या अभी मिल रही है करेंटली इनकी सैलरी। पे स्लिप भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप दोस्तों, रेलवे 12th पास और ग्रेजुएशन का फॉर्म चल रहा है। आपको बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि क्या चीज़ें कैसे तैयारी करनी है CBT 1 CBT 2 को लेकर। तो मेरे मित्र हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला हुआ है और आपके कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला हुआ था कि इनके साथ इंटरव्यू लेके आऊँगा। पिछले बैच में सेलेक्टेड है TT की पोस्ट पे। ये आपको सारी चीज़ें बताएंगे जॉब रिलेटेड और तैयारी करने के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो सारी जो भी आपके डाउट्स हैं, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसमें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके हर एक टॉपिक से रहेगा। CBT 1 को कैसे तैयारी करना है, CBT 2 को कैसे तैयारी करना है, जो भी बेसिक क्वेश्चन होंगे कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी जो होगा नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो पोस्ट है वो सीनियर CCTC का पोस्ट है। अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एक लेवल 3 का पोस्ट है CCTC और एक लेवल 6 का पोस्ट है आपको चीफ CCTS। और हमारा जो है लेवल 5 का था सीनियर CCTC। इस बार उस पोस्ट को हटा दिया गया है। लेवल 3 का प्रमोट लेवल 5 पे होता है, लेवल 5 प्रमोट होकर लेवल 6 पे जाते हैं। ओके। तो इस बार लेवल 5 को हटा दिया, एक लेवल 3 कर दिया है और लेवल 6 कर दिया है। ओके। जैसे लेवल 5 अगर जो लेवल 3 वाले हैं 2 प्रमोशन बाद लेवल 6 पे जाएंगे। 6 पे जाएंगे। ठीक है। तो और ये डिवीजन बता दें कौन सा डिवीजन है? तो हम बोल दे रहे हैं। एक चीज़ और है कि जो CCTC पोस्ट है या चीफ CCTS पोस्ट है, इन दोनों में आपको बहुत सारे पोस्ट को कंबाइन किया गया है। जैसे पिछले बार भी था। अच्छा, पिछले साल भी था। ठीक है। जैसे वो आपने देखा होगा पहले बुकिंग क्लर्क एक होते थे, TT होते थे, पार्सल क्लर्क होते थे, गुड्स क्लर्क होते थे। तो इस बार क्या किया था जो 2019 में कि इन सबको कंबाइन करके पोस्ट बना दिया CCTC या सीनियर CCTC या चीफ CCTS। ओके। इन सब में आप किसी को भी काम से मना नहीं कर सकते। जैसे आज मैं अगर TT हूँ तो कल मुझे ये भी बोल सकते हैं कि जाइए बैठिए आप टिकट काटिए। ओके। या जाके आप पार्सल में काम करिए, आप गुड्स में काम करिए। किसी पोस्ट के लिए आप मना नहीं कर सकते, इसलिए पोस्ट को कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है। और आपका भी तो वर्किंग 24 आवर रहता है, मतलब कभी भी बुलाया जा सकता है, ऐसा तो है रेलवे नहीं? में ये है आपको पुलिस की लिखा गया है कि जैसे आप अगर रेस्ट भी है तो आप अपने घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। घर से बाहर का मतलब जिस सिटी में आपकी ड्यूटी है उस जैसे हमारा होता है कि जैसे जिस थाने में पोस्टिंग है तो आप उस ड्यूटी खत्म होने का उस थाने सर्कल एरिया में ही रहेंगे। तो वैसे इनका भी जहाँ पोस्टिंग है, जिस स्टेशन में पोस्टिंग है तो आप उसी के अंदर रहेंगे। ये नहीं कि आपका छुट्टी हुआ तो आप घर भाग गए। इसलिए हम लोग जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे क्योंकि कई बार होता है कि लोगों का बस पहला क्राइटेरिया होता है कि हम किसी तरह नौकरी पाले। बिल्कुल। और नौकरी पाने के बाद रोने लगते हैं कि अरे यार कैसा नौकरी पा लिया। तो आपको जॉब प्रोफाइल भी जानना बहुत जरूरी है ताकि जब प्रेफरेंस आप भरें तो उस टाइम आपका प्रेफरेंस क्या है। आपका प्रेफरेंस केवल पैसा है या आपका प्रेफरेंस है कि नहीं पैसा के अलावा लाइफ स्टाइल भी हो। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उस पर बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि CBT 1 और CBT 2 एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। किस डिवीजन में आपका सिलेक्शन हुआ था? बहुत सारे डिवीजन है। गोरखपुर डिवीजन से मेरा था। तो इनका नॉर्थ में NER जो है NER गोरखपुर जोन है इनका। तो मैं ये नहीं बता सकता कहाँ पोस्टिंग है। दूसरा चीज अब बात करते हैं CBT 1 और CBT 2 एग्जाम के बारे में कैसे तैयारी करते हैं। तो CBT 1 में मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जिसमें जीके का आपका ज्यादा क्वेश्चन होता है। तो कैसे तैयारी? 40 नंबर का है, मैथ्स 30 और रीजनिंग 30 CBT 1 में। तो जीके से स्टार्ट करते हैं। पहला कि जीके कैसे तैयार करते हैं, मतलब कौन कौन से पोर्शन पे कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं हम लोग। कुछ हमने नोट भी किया हुआ है क्योंकि 4-5 साल हो गए नौकरी किए हुए, तो दोनों लोग। और जीएस जो है इसका कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी पढ़े इसका कभी भी कंप्लीशन नहीं होता है। ओके। तो बेसिक ये चीजें हैं कि हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि पहले किस तरह के क्वेश्चन आते थे, आए हुए हैं। और आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि पिछली बार कम से कम 30-35 दिन एग्जाम चले थे और 2-2 शिफ्ट में चले थे। किसी दिन 3-3 शिफ्ट में चले थे। तो आपके पास प्रीवियस के कम से कम 100 टेस्ट सीरीज होंगे। तो आपको इधर उधर बहुत सारे टेस्ट सीरीज ना लगाने के अलावा प्रीवियस ईयर भी आप लगा लें टेस्ट सीरीज, तो भी आपकी प्रैक्टिस या अपना परफॉर्मेंस देखने के लिए काफ़ी है कि मैंने कैसा तैयार किया है। ओके। तो अगर जो भी लड़के जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल, उनके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पढ़ना छोड़ दें, अब सीधे टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दें। पढ़ना छोड़ दें तो मतलब कि टेस्ट सीरीज के थ्रू पढ़ना शुरू करें। क्योंकि एक रिवर्सल मेथड स्टडी है, क्योंकि आपके पोस्ट पे मैंने ये उनके लिए है जो उनके पास टाइम कम है, तो वो एक अपना तरीका आजमा सकते हैं। बाकी जो अपना बेसिक
स्टेप फर्स्ट 2 स्टेप में तैयारी होती है सभी एग्जाम के लिए, आप जान लीजिए। आप एक फर्स्ट सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अपनी तैयारी करते रहिए। दूसरा, अगर आपके पास कम समय है तो उसके थ्रू आप पहले टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कीजिए, उसमें देखिए अपना क्वेश्चन फाइंड कीजिए, उसके हिसाब से भी ये वो दूसरा वाला तरीका बता रहे हैं तो थोड़ा जानते हैं। हाँ हाँ, तो दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास समय कम है या आपने पहले से तैयारी नहीं कर रखा है तो आप रिवर्सल मेथड यूज करिए। रिवर्सल मेथड ये होता है कि पहले हमने क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि आजकल ऐसे बुक्स हैं मार्केट में जिनमें आप क्वेश्चन के थ्रू नीचे एक्सप्लेनेशन दिए रहते हैं। तो कई बार चीज़ें होती है कि हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसके बाद जा रहे हैं, तब तक हम पीछे का भूल गए। वहाँ क्या है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा और सीधे उसके नीचे सॉल्यूशन देखा, और सेम क्वेश्चन जो है 4-5 एग्जाम्स में अगर आ चुके हैं तो 4-5 बार पढ़ने पे हमें याद हो जाता है। बिल्कुल, उस तरह उससे रिलेटेड उसके आसपास के क्वेश्चन आ सकते हैं। उस तरह अगर कोई भी आप मैथ्स उठाइए, जीके उठाइए या रीजनिंग उठाइए, कोई भी क्वेश्चन आप जब लगा लेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि 4-5 क्वेश्चन लगाने के बाद एक रिपीटिशन जैसा, तो आप उसके बाद टॉपिक पे टिक लगाइए कि हाँ भाई ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया, इसके मैंने क्वेश्चन भी लगा लिए, उसके आंसर लगा लिए। तो एक होता है कि आप 20 से 25 टेस्ट जब देंगे पर डे, आप 2 टेस्ट सीरीज का अगर टारगेट रखें, मतलब सिंपल सी बात है, आप अभी के हिसाब से अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी फॉर्म भर रहे हैं आप, तो आप सिलेबस कंप्लीट करते रहिए, प्लस साथ साथ ये वाला स्ट्रेटेजी की, मतलब आज के टाइम पे अगर स्मार्टली नहीं पढ़ेंगे तो कोई काम नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, डेली आप 1-2 टेस्ट सीरीज लगाते रहें ताकि आपको पता चले आप किस पानी में हैं, और प्लस सिलेबस के साथ अपनी चीजें कंप्लीट करते रहिए। अगर आप प्योर सिलेबस के साथ ही बढ़ते चले जाएंगे तो वो भी आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, आपको समय नहीं मिल पाएगा। एग्जाम के बारे में एक और चीज बता देता हूँ कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था तो CBT 1 और CBT 2 में काफी गैप हो गया था। ओके, उस गैप का मेन वजह ये था कि बीच में आंदोलन हो गया था, अलग अलग कट ऑफ निकालने की वजह से। हर बार होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इस बार भी आंदोलन हो, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि जैसे CBT 2 का रिजल्ट आया था उसके 12 दिन बाद ही टाइपिंग का डेट आ गया था। ओके, तो क्योंकि ये टाटा कराती है TCS के थ्रू आयन डिजिटल पे, तो उसके पास पर्याप्त संसाधन है। ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है, बहुत लोग पूछ रहे तो ये भी जान लीजिए, नेगेटिव मार्किंग होती है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 होती है। ठीक है, पर्याप्त संसाधन है, तो आप बिल्कुल इस मतलब गलतफहमी में न रहे कि अगर पहला 1 साल में लिया तो दूसरा भी 2 साल बाद लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप 1 से 2 महीना के अंदर आपका हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कोई टाइम पीरियड तो बता नहीं सकते फाइनली, लेकिन जल्दी भी ले सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि CBT 1 और CBT 2 में सिलेबस का बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस फर्क है लेवल का और क्वेश्चन का। टाइमिंग तो आपको दोनों में 90 मिनट ही मिलेगा। दोनों में, एक में 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, एक में 120 क्वेश्चन CBT 2 में, बस। हाँ, अब जीके जीएस के लिए, मतलब जीके जीएस के लिए क्या हम तैयारी करें, मतलब किस पोर्शन का हम कौन से टॉपिक को ज्यादा ध्यान दें? अगर साइंस से हम स्टार्ट करते हैं, हाँ, साइंस सबसे इम्पोर्टेंट है। साइंस में बायो ऐसा है जिससे ज्यादा क्वेश्चन हर बार आते हैं। अच्छा, बायो, ओके। हाँ, बायो में भी एनिमल सेक्शन और प्लांट सेक्शन 2 है, तो दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन एनिमल सेक्शन से मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात करें तो बायो का पोर्शन थोड़ा वेटेज ज्यादा है। तो ये आपके पास पेन कॉपी होगा, लिखते जाइएगा, ठीक है? क्योंकि अब हम सब्जेक्ट के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी वजह से इन्होंने सिलेक्शन पाया है, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो पेन कॉपी लेके बैठिए, आप लिखते जाइएगा क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, फिजिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन रहते हैं वो लेवल 10 के क्वेश्चन रहते हैं। बायो सब में, साइंस में लेवल 10 के क्वेश्चन होते हैं। बस ये चीज़ होती है कि हम जब उस टाइम पढ़े थे तो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं पढ़े थे। अभी जो है आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि बायो हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, 10th क्लास के लेवल तक ही आएगा, उससे ज़्यादा लेवल का नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे लाइट हुआ, जो नहीं बोलते प्रचलित क्वेश्चन होते हैं, उस तरह आते हैं क्वेश्चन। ऐसे नहीं, बेसिक क्वेश्चन है बहुत डीप, और आपको क्लास 10 तक के साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। लाइट के क्वेश्चन होते हैं रिफ्लेक्शन से, बहुत लोग पूछ रहे रिलेटेड। ठीक है, बहुत लोग पूछ रहे थे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? समय के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अगर आपके पास समय है तो आप एनसीईआरटी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। पढ़ते समय कौन सा चीज इम्पोर्टेंट है ये समझना बड़ी बात है। हाँ, ये बात सही है, नहीं कर सकते। तो एक एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका है कि आप पहले नॉर्मल जो बढ़िया किताबें जो आप पढ़ रहे हैं, सब जो भी लूसेंट वगैरह टाइप, उन सबको पढ़ने के बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज एनसीईआरटी में भी। मुझे लगता है जीके के लिए सबसे बेस्ट और सबसे बेसिक बुक होता है, जिससे हमने भी तैयारी किया है और सभी लोग तैयारी, लूसेंट सबके लिए बेस्ट है, साइंस वाला जो और ऑब्जेक्टिव वाला। हाँ, लूसेंट जो है उसमें चीजें जो है पूरी तरह से दी हुई है। बाकी उसमें सपोर्टिव बुक में अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव का बुक रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव की बुक, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कोई से भी बुक आप कंसीडर कर सकते हैं, जो भी आपको मार्केट में दिख रही है, या फिर जो भी मैंने इंस्टाग्राम पे सजेस्ट किया, आप वो सब बुक भी कंसीडर कर सकते हैं। केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इन तीनों से आजकल मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। जिससे अगर कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कार्बन उत्सर्जन हुआ
गैस वगैरह के रिएक्शन वगैरह हुए, इन सब से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सब के थ्रू आप जान सकते हैं कि केमिस्ट्री ऐसे आप डीप में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा है, तो उसको बहुत डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टॉपिक कवर करिए और उसके थ्रू केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट इकोलॉजी तैयार करिए। ठीक है। रेलवे का जैसे बहुत लोग परेशान होते हैं, रेलवे का क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं क्वेश्चन, मतलब आते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं रेलवे के, रेलवे कितने क्वेश्चन आते हैं? रेलवे के जो 2019 का पेपर हुआ था उसमें रेलवे के क्वेश्चंस किसी किसी पेपर में एक एक या दो आए थे, मतलब बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं आया था, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है रेलवे का क्वेश्चन के लिए। उसके लिए ये हो सकता है कि आप जो भी रेलवे के क्वेश्चन बैंक स्पेशल हैं, जो 50 से 100 क्वेश्चन के एक लिस्ट होते हैं, उनको आप तैयार कर लीजिए, उसमें बस नाम बदले रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आता है कि रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कौन है, तो उस समय कौन था, अभी कौन है, इससे पहले जो थी एक महिला थी, तो ये भी आ सकते हैं प्रथम महिला कौन थी, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप थोड़ा ध्यान दें। अब स्टैटिक जीके में जैसे हिस्ट्री पॉलिटी, मतलब हमारे सब इंस्पेक्टर में पुलिस में पॉलिटी की वेटेज ज़्यादा होती है, तो आप इसमें क्या मतलब पॉलिटी का क्वेश्चन आता है स्टैटिक जीके में, हिस्ट्री का क्या वेटेज रहता है इसमें रेलवे में? हमारा जो CBT 2 था उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा थे और अच्छा, अच्छे CBT 2 में आपको बता दो 50 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, CBT 2 में जो थे क्वेश्चन ज़्यादा थे पॉलिटी से, लेकिन CBT 1 में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा थे। ओके। तो क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे बनाने होते हैं, तो हर दिन आपके दिन कौन सा सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ गया आप पहले डिसाइड नहीं कर सकते हैं, किसी सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से लेकर के रिस्क नहीं ले सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि अगर हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में पहले आप एंशिएंट और मिडिवल का जो हमारा सिलेबस है बहुत छोटा छोटा है, उसको आप जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ये चाहिए कि एंशिएंट और मिडिवल पहले कंप्लीट कर लें और उसके बाद मॉडर्न पर जाएं, क्योंकि मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सिलेबस भी उसका बहुत बड़ा है। ओके। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जो है उसमें जो है कॉन्फ्रेंसेज बहुत सारे होते रहते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हर जगह, तो इसलिए एक क्योंकि हर बार क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन डिपेंड करता है कि अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। ठीक है। आज करंट सिनेरियो में ये है कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को लेकर के दिक्कतें आ रही हैं चारों तरफ, तो इसलिए इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जो है पिछले 5-6 सालों का अगर पेपर आप ऑब्जर्व करें तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। और एक और चीज़ है कि इकोनॉमिक्स जो एक ऐसा टॉपिक है, इकोनॉमिक्स बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स, रेलवे का हर साल आपको पता है फाइनेंस ईयर निकलता रहता है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं कुछ ना कुछ, तो उसको आप देखिएगा। हाँ, इकोनॉमिक्स के बारे में एक और चीज़, इकोनॉमिक्स से कुछ स्टैटिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इकोनॉमिक्स से जो हर बार आते हैं, उन बजट से रिलेटेड नहीं, बजट तो हर बार नया है ना, तो इकोनॉमिक्स में कुछ स्टैटिक क्वेश्चन जो आप ऑब्जर्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो स्टैटिक के आप क्वेश्चंस कुछ इकोनॉमिक्स के देख लें, और उसके अलावा जो आपका बजट और इकोनॉमिक जो सर्वे आता है उन दोनों से क्वेश्चंस पढ़ें। उन दोनों का आता है, जैसे 5 ईयर प्लान हुआ, 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, निश्चित है। जैसे अगर एक दिन में 3 पेपर होते हैं अगर पर डे, तो पर डे 3 पेपर में किसी एक पेपर से 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हो सकता है तीनों से आ जाए, तीनों दिन। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जीके के लिए करंट अफेयर, बहुत लोग पूछते हैं कि कहाँ से मतलब कितने समय तक का पढ़ना चाहिए, तो देखिए करंट अफेयर्स में क्या है कि हॉट टॉपिक का टाइम नहीं होता है। अगर हॉट टॉपिक आज चल रहा है कोई, तो 1 साल बाद भी इम्पोर्टेंट है, 1.5 साल बाद भी इम्पोर्टेंट है। ओके। तो जैसे अगर अभी ओलंपिक हो तो वो 4 साल बाद ओलंपिक होगा, हाँ, तो वो तो लेकिन एग्जाम तो भी 1.5 साल में भी हो सकता है, 1 साल में 6 महीने भी, तो वो इम्पोर्टेंट है। अगर 2 साल बाद भी एग्जाम है तो भी ओलंपिक इम्पोर्टेंट है। तो सिंपल से बात, गेम्स से रिलेटेड बड़ी चीजें सब इम्पोर्टेंट है, या इंडिया में कोई बड़ा इवेंट हुआ हो या पहली बार हुआ हो, आज भी हुआ हो तो भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए करंट जो है अभी से पढ़ना, अभी से जब आपसे फॉर्म स्टार्ट हो रहा है तब से पढ़ना स्टार्ट करें, ज्यादा बेटर है आपके लिए। जैसे 1 ईयर करंट अफेयर जो आता है कोई बुक का, तो 1 ईयर आपको 100 पेज का रहेगा, वो आप पढ़ना शुरू करिए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पर भी, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग के लिए। उसमें सारे मटेरियल्स जो इन्होंने पढ़े हैं वो भी, और इनसे पूछ के चीज़ें मैं उस पर डालता रहता हूँ। तो उसमें ये है कि आप करंट का और लास्ट में जो 6 महीने का जब डेट आएगा उसके, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि करंट में क्या है कि वो आपको एज देगा करंट के क्वेश्चंस। और करंट अभी से पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि कई बार ऑप्शन जो काटने होते हैं उसमें आपको हेल्प मिलता है, क्योंकि आपको अगर मान लीजिए 2020 का क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन मान लीजिए कोई आपसे पूछ रखा है, और 2025 में अगर पेपर हो रहा है, तो 2024 का अगर ऑप्शन आपको याद है कि 2024 में इसने किया था ये काम,
तो अब 2025 में ऑप्शन में उसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि अरे 2024 में ये तो 2024 वाला है, 2025 वाले में ये नहीं है। बिल्कुल। इसको एलिमिनेट करने में आसान होता है। तो ये आप मत समझिए कि 2024 का मैं करंट पढ़ूंगा और 2025 में एग्जाम होगा तो 2025 में इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कई बार जो पीछे से चीज़ें पढ़ी हुई रहती हैं वो ऑप्शन एलिमिनेट करने में फायदेमंद रहती हैं। ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि आप अभी से स्टार्ट कीजिए थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ना, और एग्जाम आने से 6 महीने पहले का वो उसको भी कंसिडर कीजिएगा, डीपली पढ़िए, तो आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा और 7 से 8 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिल जाते हैं। कि अभी आप केवल एक बुक पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स का, कोई भी डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, बस एक नोट्स बनाते जाइए और डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए। कोई पढ़िए, और जब आपका एग्जाम का समय आएगा उसके पहले का 6 महीने का जो है 2 बुक कम से कम रेफर करिए। इतना मेहनत से आपके लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग भी रेलवे 12th पास या ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी छोटे छोटे क्लिप में आपको इंस्टाग्राम पे वीडियो दी जाती है, तो इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन होंगे आप पूछ सकते हैं, तो मैं इनसे भी पूछ के आपको बता दूंगा जो भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड। अब बात करते हैं आपको मैथ्स को लेकर। मैथ्स जो आपका 30 नंबर का आता है तो उसको कैसे कवर करें। CBT 1 CBT 2 के लिए अलग अलग है, तो CBT 1 CBT 2 के लिए मैथ्स में बेसिकली ये है कि जो भी मैथ्स लोग पढ़ते हैं उसमें ज़्यादातर आजकल लोग शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागते हैं, जबकि रियलिटी है कि जब एग्जाम में बैठते हैं तो उस टाइम शॉर्ट ट्रिक्स हवा हो जाती है। शॉर्ट ट्रिक्स आप तभी अप्लाई करें जब आप उसका बेसिक मेथड जानते हो। ओके। क्योंकि अब बेसिक अगर मेथड आपको पता है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि शॉर्ट ट्रिक्स आया कहाँ से था इसका, तो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर अभी आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स अगर वीडियो देख करके आप ट्रिक समझ रहे हैं तो ट्रिक आपको एग्जाम टाइम में उड़ जाएगा और दिमाग से बिल्कुल नहीं आएगा। बेसिक आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर जब होता है उस टाइम शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करता है। या बिल्कुल सही बात बाजी में ऑप्शन आपको ऐसा दिखेगा उस समय कि हमें दोनों ऑप्शन लगता है कि ये दोनों ऑप्शन सही है, उससे आ जाएगा आंसर। आपको जब वो गलत कराना है तो इस तरह ऑप्शन लेगा कि आपको पहला ऑप्शन चमक जाएगा आधा पढ़ते ही। इसलिए मैथ्स बहुत आसान भी है और बहुत ट्रिकी भी है, इसलिए मैथ्स को ट्रिकी बोला जाता है। आप अगर कहीं ट्रिक आप पढ़ते तो पहले उसका बेसिक मेथड पढ़िए, कैसे उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पे भागिए। शॉर्ट ट्रिक बनता है वो स्टेप्स काट करके बनता है कि अपने स्टार्ट किया और उसमें कौन कौन से स्टेप को काट करके उसने। तो आपको अगर बेसिक पता होगा तभी आप टाइम बचा सकते हो, अगर बेसिक नहीं पता है तो फिर शॉर्ट ट्रिक रटने से कोई फायदा नहीं है, एग्जाम टाइम में आपका वो धुआं हो जाएगा। बाकी टॉपिक वाइज बता दे रहे हैं आपको किस पोर्शन को ज्यादा ध्यान देना है, तो जैसे कौन कौन से पोर्शन है जो है आपको अलजेब्रा और अर्थमेटिक जो है, अर्थमेटिक से क्वेश्चन जो होते हैं कितने क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं? कम से कम 12 से 15 है, क्योंकि एक्चुअली अर्थमेटिक में अकेले बहुत सारे टॉपिक हैं। टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, आपको स्पीड हुआ, बोट हुआ, जो है ये आपको बुक है हमारे पास बुक है, उसमें देख लेते हैं। टॉपिक को अच्छे से मेंशन किया हुआ है। जैसे अर्थमेटिक में देखिए तो परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, पार्टनरशिप है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं, आप जितना मैंने नाम लिया इसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं जिसको आप इग्नोर। एक चीज़ और इनके बारे में बता दूं कि इनका जैसे मैथ्स बैकग्राउंड था और CBSE बोर्ड से पढ़े थे, तो इन्होंने अपना जो एग्जाम दिया था इंग्लिश वाला, हिंदी और इंग्लिश आता है बाइलिंगुअल, तो इन्होंने इंग्लिश से तैयारी की थी, तो इसलिए ये आपको सभी चीजें इंग्लिश में बता रहे हैं, तो इस चीज को देखते रहिए। क्योंकि टॉपिक के नाम इस तरह है ना कि तो हिंदी में भी है, तो आप देख सकते हो, बुक देखोगे तो बहुत सारी बुक है, तो आप समझ जाते हो। ठीक है, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस हो या लाभ हानि हो, सबको समझ में लगभग आ जाता है। हाँ, तो मैं बता दिया हूँ इसलिए ताकि लोगों को समझ में आ सके। इसमें जो अर्थमेटिक के जितने पोर्शन में ये है, इनमें ऐसा कोई भी टॉपिक जो भी पढ़ रहे होंगे, हर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो हर टॉपिक से, हर पेपर में अगर जो 6 टॉपिक है, 7 टॉपिक 7 टॉपिक जो अर्थमेटिक है, सिंपल सा कहना है, यही मतलब है कि आपके 10 से 12 क्वेश्चन आने ही आने हैं, कहीं नहीं जाएगा। उसमें जो भी सब टॉपिक है, इसमें किसी से 1 क्वेश्चन, किसी से 2 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। तो 10 से अर्थमेटिक अगर हम कवर कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका मैथ्स का 30 to 35% कंप्लीट हो गया है। 35% कंप्लीट, 35% अर्थमेटिक जो है सबसे ज्यादा तेजी से किया जा सकता है, ऐसा सब्जेक्ट टाइम बचाता है आपका अर्थमेटिक्स, ये बात भी याद रखिए। ये कोई नहीं बताएगा, ये बता रहे हैं कि टाइम बचा सकता है। सबसे ज्यादा आते हुए इसी टॉपिक से आते हैं। ठीक, ओके। ट्रिक्स कैसे यूज करने इसको आप जरूर समझें। इसमें LCM HCF वाले क्वेश्चन सबसे आसान रहते हैं। ओके। और नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो प्रेडिक्ट करने वाले कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इस तरह के सवाल बहुत ट्रिकी होते हैं और आपको फंसा सकते हैं। ये देखिए हमारे में भी होता है, ये समझ लीजिए सबके में होता है। अगर आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आंसर दिख रहा है तो आप लगाइए, दोबारा उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो आपका टाइम खा जाएगा। नंबर सिस्टम में ये है कि आप अगर क्वेश्चन को पहली बार में सॉल्व कर लिए तो ठीक है, तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे बढ़िए।
और उसको रीअटेम्प्ट करिए। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, एक्सपीरियंस चीजें बताती हैं। इन्होंने एसएससी की भी तैयारी की थी अपने टाइम पे, और आरआरबी एनटीपीसी की भी तैयारी की थी, 3-4 एग्जाम की, बीपीएससी की भी तैयारी की थी। तो ये 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस आपको बता। अलजेब्रा के फॉर्मूले आपको एकदम बाई टिप होने चाहिए, सारे एकदम याद होने चाहिए, उसमें प्रैक्टिस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अलजेब्रा जो प्रैक्टिस से आपको ट्रिक समझ में आ जाए कौन सा लगाना है। क्योंकि जैसे नॉर्मल एक चीज हो गया कि a+b का होल स्क्वायर -2ab हो गया, और कई बार इसको होता है कि इस तरह लिखा है a+b का होल स्क्वायर -4ab इसको लिखना है। तो ये चीज़ें जो है आप जब वो बहुत सारे क्वेश्चन लगा रखे हैं तभी ये चीज़ें आएंगी आपको, कि फार्मूला जो है, क्योंकि दिखेगा क्वेश्चन सेम, सही बात है, लेकिन आपको दिखेगा तभी जब आपने प्रैक्टिस करेगा। मैथ्स तो सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है, सिंपल। ये चीज़ और है कि लोग अलजेब्रा और मैथमेटिक्स में इतने ज़्यादा उलझे रहते हैं कि वो ज्योमेट्री पर ध्यान नहीं देते हैं। और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन आपको हर डिवाइड करके पार्ट पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। 3D फॉर्मेट हो गया मेंसुरेशन, तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन हिंदी मीडियम वालों को बता देते हैं कि जो वॉल्यूम निकालने की चीज़ें रहती हैं, वॉल्यूम जिसमें क्यूब, स्फीयर, हेमिस्फीयर रहते हैं, इनके वॉल्यूम वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो मेंसुरेशन और ज्योमेट्री इन सब से कम 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक कि CBT 2 में हमें याद है कि सर्किल से 2 क्वेश्चन मेरे लेवल 2, 3, 5 तीनों में आए थे। ओके, हाँ, CBT 2 में। हाँ, CBT 2 में एक और चीज़ है ट्रिगोनोमेट्री और DI से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, और बहुत आसान होता है। DI देखने में काफ़ी, कई लोग DI के क्वेश्चन देखकर बहुत टफ समझते हैं। DI सबसे आसान होता है और उसके क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। कई बार DI के एक फोटो पे 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कि एक फोटो दे दिया और उस पर 3 क्वेश्चन पूछ दिए। इसलिए DI जो डाटा इंटरप्रिटेशन है उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। ट्रिगो के बारे में मैं बोल रहा हूँ। और ट्रिग्नोमेट्री जैसे बता दें आपको, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ऑप्शन से देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक हाँ, ऑप्शन वो ज़्यादा बेटर होता है। हम अपने टाइम पे भी यही करते थे। ट्रिगोनोमेट्री में एक चीज़ है कि अगर आप ऑप्शन से अगर आप करते हैं कुछ चीज़ों, क्योंकि क्वेश्चन को आप कई बार सॉल्व कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको ऑप्शन इस तरह दे रखा होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ताकि आप डायरेक्ट ऑप्शन पुट करिए कि थीटा का वैल्यू हमने पुट कर दिया और डायरेक्ट तुरंत आंसर दिख गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका रीजनिंग। देखिए ये सारी डिटेल में बनाने का वीडियो का एक ही मतलब है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे इंस्टाग्राम पे और इन सब चीज़ पे कि सर हमें नहीं समझ रहा है CBT 1 CBT 2। आई थिंक मुझे लगता है यूट्यूब पे आपको पहला ऐसा डिटेल वीडियो मिलेगा, और होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो भाई इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ताकि सबका एग्जाम अच्छे से हो सके और जान सके कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से किस चीज़ को ज़्यादा तैयारी करने हैं। और अभी से अगर आप स्मार्टली पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। गोरखपुर जोन से भरे थे, आपको पता ही है कि नॉर्थ में कितना कंपटीशन है, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि यहाँ पे इंसान पहुंचा है तो कैसे पहुंचा है। कि आपका जो होम सेंटर के अंदर एक जोन के लोग एक साथ बैठे हुए थे, इसका मतलब उसका मतलब रोल नंबर्स होता है, क्योंकि हर एक जोन के लोगों को एक साथ रोल नंबर में वो डिवाइड करके बांटते हैं हर जोन को, तो उस तरह रोल नंबर वाइज। तो आपका कई लोगों ने तिरुवनंतपुरम सेंटर डाल रखा होगा, तो उनके सवाल में कहीं हो सकता है तिरुवनंतपुरम ना जाना पड़े, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेडिकल टेस्ट छोड़ करके बाकी किसी के लिए आपका होम सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर सेंटर नहीं देगा। एक बात ध्यान रखिए कि CBT 1 हो या CBT 2 हो, आपका सेंटर जो है आपका होम एड्रेस से 500 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं रहेगा। तो इस बात से निश्चिंत रहिए आप। अब रीजनिंग में बता दे रहे, रीजनिंग में कुछ टिप्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, उससे आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा, मतलब तैयारी करना आसान हो जाएगा। रीजनिंग के बारे में ये है कि आप अगर पहले से एग्जाम की तैयारी किए होंगे या बुक्स देखे होंगे और आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देखा होगा, तो रीजनिंग का जो सिलेबस है वो बाकी के सिलेबस से कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर आप SSC का पेपर सॉल्व किए होंगे या तैयारी किए होंगे या SI का अगर तैयारी किए होंगे, तो रीजनिंग के पेपर लगभग, ये बात एकदम सही है, मैंने भी ये ट्रिक आजमाया था। हाँ। ये जो भी टॉपिक्स पिछले जो भी एग्जाम होते हैं इस लेवल के, आप उसमें ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस होते हैं, इस लेवल के एग्जाम जो होते हैं उसके क्वेश्चन देख लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग होती है। इसके अलावा जो आपके ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, ये चीज़ जो है इसका अलग है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे बिल्कुल फोकस करिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपका बाकी सब में आते नहीं हैं उतने, लेकिन एनटीपीसी मैंने ऑब्जर्व किया था स्टेटमेंट कंक्लूजन क्वेश्चन थे CBT 1 में लगभग हर पेपर में। ओके। बाकी इसके अलावा जो सीरीज है, कैलेंडर है, कोडिंग डिकोडिंग और मिसलेनियस जिसमें वेन डायग्राम वगैरह होते हैं, नंबर रेशियो या पजल्स, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सबसे जो टाइम, सबसे टाइम टेकिंग जो
इसमें क्वेश्चन होते हैं आपको रीजनिंग में, वो होते हैं आपको अल्फ़ाबेट वाले Okay. और नंबर वाले, नंबर सिस्टम नंबर से वाले। तो अल्फ़ाबेट वाले जो क्वेश्चन जो टाइम टेकिंग होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि लोग वहाँ जाकर के ABCD और उसका नंबरिंग लिखते हैं। तो आपको बाई टिप होना चाहिए, इतना आपका प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपको इतना पता होना चाहिए कि M कितने नंबर पर है, T 20 नंबर पे है, इस तरह से। Z अगर 26 है और एक जो A जो है 1 है, तो उन दोनों का एडिशन 27 है। तो किस का एडिशन 27 है तो उसको पेयर में भी याद रहना चाहिए। तो ये हमारे में भी क्वेश्चन आता था। हाँ, क्योंकि जैसे इसमें होता है कि ABCD आपने लिखा M तक, तो फिर इधर से N करके उल्टा लिख दिया। जैसे आपको इस तरह पीछे से याद रहना चाहिए कि ZYXWBUT QP इस तरह किस नंबर पे आ रहा है वो, कौन सा किस नंबर पे आ रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से लगभग 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि ये कोड जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो सारे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। तो उन्हें क्या करना है, आपसे टाइम टेकिंग कराना है आपको, टाइम ज़्यादा लेने के लिए क्वेश्चन को टफ बनाते हैं। तो रीजनिंग में अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन ही टाइम टेकिंग होते हैं, उसके अलावा रीजनिंग में बाकी क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आपके हिसाब से मतलब ब्लड रिलेशन से कितने क्वेश्चन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं? रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मिरर और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी टाइम टेकिंग हो सकते हैं अगर आप ऑब्जर्व नहीं करते हैं। इसलिए ब्लड रिलेशन में अपने आप को अपने जगह रखें। जैसे उसमें एस क्योंकि इस तरह रहता है कि A है, B है, C है, D करके इस तरह क्वेश्चन जब आता है कि A है के पिता, B है, B के चाचा, C है, इस तरह जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप अपने आप को रखें और वहाँ से फिट करें चीज़ों को। तब आप ऑब्जर्व कर पाएंगे ज़्यादा बेहतर तरीके। मिरर और इमेज इन सबों से, हाँ, मिरर, इमेज और फिगर, इन सबसे 4 से 5 क्वेश्चन। हाँ, आप 4 से 5 ऑब्जर्व करेंगे तो फोटो से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं रीजनिंग में, सबसे लास्ट के रख सकते हैं, वो होते हैं जैसे काउंटिंग वाले या पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन। क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा टाइम टेकिंग लेते हैं और समय खाते हैं और ज़्यादा नंबर भी नहीं आता है। ठीक है। तो बाकी आप हमारे सेटअप पे मत जाइएगा, दोनों भाई नौकरी करने वाले कैजुअली बहुत दिनों से हमें फोर्स कर रहे थे। बहुत फोर्स करने के बाद, बहुत कहने का बचपन के दोस्त हैं, बोलने के बाद ये अपना टाइम निकाले हैं। मैं भी अपना टाइम निकाला हूँ। हम लोग रात के 1:30 बजे के आसपास शूट कर रहे हैं। तो इस एफर्ट को थोड़ा प्यार दिखाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, और बहुत जितने लोग आपके साथ हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि मेडिकल जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं बना दूंगा। और स्पेशली एक और चीज़, सैलरी से रिलेटेड, जो कि आपके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, कितना होता है और क्या अभी मिल रही है करेंटली इनकी सैलरी, पे स्लिप भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट करोगे तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाते हो, कमेंट करते हो तो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस हिसाब से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन और बाकी चीज़ें आपको कहीं और देखने को मिलेगा। जॉब प्रोफाइल बहुत जरूरी है जानना, आपको जानना ये जरूरी है कि जॉब प्रोफाइल, जैसे मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, मैंने अपना चैनल पे डाला है, बताया हूँ, तो वैसे आपको जानना जरूरी है कि टीईटी में क्या काम करना पड़ता है, स्टेशन मास्टर को क्या काम करेंगे। कई बार क्या होता है कि लोग बस नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं, उसके बाद रोने लगते हैं यार कैसे। मेडिकल में आपको भी नहीं पता कि ये A2 B2 C2 क्या होता है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको इंस्टाग्राम पे डाला है, आप इंस्टाग्राम का पेज दिखा रहा हूँ दोबारा, आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। लेकिन आपको डिटेल में जानने के लिए तो नेक्स्ट वीडियो में ही कवर हो पाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा नहीं, मुझे ऑफिस जॉब करना है, कई लोग का है कि नहीं हमको बस पैसा ज़्यादा वो जॉब करना है, तो ये सब चीज़ें इनके ऊपर छोड़ते हैं। प्रोफाइल पे वीडियो बनाएंगे हम तो ये अगर डिमांड करेंगे, कमेंट करेंगे तो उस पर वीडियो बन जाएगी। बस अपना प्यार दिखाइएगा, बाकी मिलते हैं किसी और